नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हम ले रहे थे। मैंडलीव की आवर्त सारणी को हमने लास्ट में खत्म किया था। आवर्त सारणी क्या थी मैंडलीव की, उसकी उपलब्धियां क्या थी और साथ ही साथ हमने देखा था उसकी कमियां क्या रह गई थी। फिर भी उनका प्रयास जो था बच्चों सराहनीय था। उनकी आवर्त सारणी की कमियों को दूर करते हुए फिर एक और वैज्ञानिक आए 1913 में, हेनरी मोजले। उन्होंने एक और आवर्त सारणी प्रस्तुत की बच्चों, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ आवर्त सारणी मानते हैं, क्योंकि वो आवर्त सारणी जो है आधुनिक आवर्त सारणी वो मैंडलीव की आवर्त सारणी का शुद्ध रूप है, विकसित रूप है और बड़ा रूप, इसीलिए उसे आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ आवर्त सारणी कहते हैं। आज हमें लेनी है बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, कब दी, क्या उसकी विशेषता थी, क्या उसमें आधार बनाया गया, साथ ही साथ किस प्रकार की वो दिखाई देती है, तत्वों को किस प्रकार उसमें व्यवस्थित किया गया है। इन्हीं बातों के साथ हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरुआत लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में प्रस्तुत की गई। मैंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों को दूर करते हुए सन 1913 में वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की। अब बच्चों इस सारणी की क्या विशेषता थी कि हेनरी मोजले को ये लगा कि परमाणु द्रव्यमान को आधार न बनाकर यदि हम परमाणु क्रमांक या जिसे हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, क्या हम उसे आधार बनाएं। तो उन्होंने इसी बात को आधार बनाते हुए अपनी सारणी हमारे समक्ष रखी। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान से अब कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए बच्चों, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या या जिसका एक और नाम है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या है बच्चों, तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। तो हम बात कर रहे थे, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को आधार बनाया। तत्वों को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम समझ में आता है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। और कितने तत्वों को स्थान दे दिया बच्चों, 113 तत्वों को अपनी सारणी में स्थान दिया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी सारणी में भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए भी स्थान छोड़ दिया। इसी प्रकार उन्होंने अपना एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इसके अनुसार
किस प्रकार प्रस्तुत किया बच्चों? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, एक ही बात है, पहले भी आपको बता चुके। तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक या उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और इस बात का अर्थ वही है बच्चों जिस प्रकार से मेंडलीफ ने हमें बताया था कि यदि हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में, पहले हमने क्या किया था मेंडलीफ के समय में, मेंडलीफ ने क्या किया था, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जब व्यवस्थित किया तो उन्होंने पाया समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ आ जाते हैं। अब मोजले ने क्या किया, उन्होंने परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया सारणी को, और उन्होंने पाया कि तत्वों के गुणधर्म जो हैं वो समान पाए जाते हैं यदि हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करें, तो समान गुणों वाले तत्व साथ आ जाते हैं। इस प्रकार की बात प्रस्तुत की। हम बता चुके यह मेंडलीफ की सारणी का विस्तृत व विकसित रूप है। इसे दीर्घ आवर्त सारणी भी कहा जाता है। तो ये बच्चों कुछ परिचय हो गया हमारी आधुनिक आवर्त सारणी का। पुनः सुन लें आप। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियों को दूर करते हुए सन 1913 में वैज्ञानिक हेनरी मोजले द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को आधार न बनाते हुए परमाणु संख्या को आधार बनाया, और परमाणु संख्या किसी भी तत्व के नाभिक में कितने प्रोटॉन है उसकी संख्या को बताती है। उन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। 114 तत्वों को अपनी सारणी में स्थान दिया, जबकि बच्चों ध्यान कीजिए मेंडलीफ के समय में केवल 63 तत्व ज्ञात थे, तो वो 63 तत्वों को ही स्थान दे पाए थे। आवर्त नियम जो उन्होंने दिया उसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसके अनुसार यदि हमसे पूछा जाए आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक या उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित करें तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण वाले तत्व एक साथ आ जाते हैं। मेंडलीफ की सारणी का यह एक विस्तृत और विकसित रूप है। उसकी कमियों को इसने काफी हद तक दूर किया और इसे दीर्घ आवर्त सारणी भी कहा जाता है। अब बच्चों कैसे इन्होंने मेंडलीफ की कमियों को दूर किया, जरा हम इस पर बात करें। सबसे पहले तो क्या हुआ, मेंडलीफ की सारणी में हमें यह दुविधा लग रही थी कि आखिर हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। बात वही की वही इनकी सारणी में भी रही, लेकिन बच्चों इन्होंने ये पाया, क्योंकि इनकी सारणी में कुल वर्ग हो गए थे 18, जबकि मेंडलीफ में हमने 8 वर्गों को देखा था। तो इन्होंने ये पाया कि हम हाइड्रोजन को पहले वर्ग में भी रख सकते हैं और इसी प्रकार हम 17वें वर्ग में भी रख सकते हैं, क्योंकि उसके जो गुण हैं, हाइड्रोजन के जो गुण हैं वो पहले वर्ग की क्षार धातुओं से भी मिलते हैं, और वहीं उसके कुछ गुण जो हैं वो 17वें वर्ग की हैलोजन से भी मिलते हैं। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉनीय विन्यास को देखते हुए उन्होंने हाइड्रोजन को पहले वर्ग में ही रखना उचित समझा। दूसरी बात ये थी, मेंडलीफ की सारणी में हमने ये पाया कि समस्थानिकों को उन्होंने कोई भी स्थान नहीं दिया, क्योंकि उनकी सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। तो तब हमने बात की थी कि क्लोरीन जो समस्थानिक है,
क्लोरीन तत्व के दो समस्थानिक ज्ञात हैं, क्लोरीन जिसका परमाणु द्रव्यमान 35 और दूसरा समस्थानिक जिसका परमाणु द्रव्यमान 37। तो मैंडलीफ के आधार पर तो हमें 35 वाले को भी स्थान देना चाहिए और 37 वाले को भी स्थान देना चाहिए था, ये कमी थी उसकी सारणी में। लेकिन जब हेनरी मोजले ने अपनी सारणी परमाणु द्रव्यमान पर व्यवस्थित ही नहीं की, उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित की, तो क्लोरीन तत्व का केवल एक ही परमाणु क्रमांक है 17, तो इसलिए उन्होंने 17वें नंबर पर इसको रख दिया। तो समस्थानिकों को स्थान देने की आवश्यकता जो है वो खत्म हो गई। इस प्रकार बच्चों ये दूसरी कमी उनकी दूर हुई। तीसरी बात हमने ये पाई थी कि मैंडलीफ ने कहीं कहीं अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले रख दिया, जैसे कोबाल्ट में कोबाल्ट को पहले रख दिया निकिल से, लेकिन अब चूंकि कोबाल्ट का क्रमांक 27 है और निकिल का 28 परमाणु क्रमांक है, तो तरीके से कोबाल्ट को ही पहले रखा जाना चाहिए और निकिल को बाद में। तो ये समस्या जो मैंडलीफ की सारणी में हमें देखने के लिए मिल रही थी बच्चों, यही समस्या जो है आधुनिक आवर्त सारणी में आते आते दूर हो गई। इस प्रकार ये जो थी सारणी, आज तक इसको माना जाता है आधुनिक आवर्त सारणी विशेष स्थान रखती है। कैसी दिखती है ये सारणी, जरा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे अब। हमारी आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी बच्चों कुछ इस प्रकार की है। इसमें जो खड़े खाने हैं बच्चों वो कुछ इस प्रकार की सारणी है बच्चों। जैसे मैंडलीफ की सारणी में ऊर्ध्व खाने थे, ये जो आपको खड़े स्तंभ नजर आ रहे हैं बच्चों, इनको समूह कहा गया, ये भी बटे हुए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 से लेकर 18 तक। इस प्रकार जो ये खड़े खाने दिखाई दे तो आपको ऊपर से नीचे, इन्हें मैंडलीफ की तरह इन्होंने भी समूह कहा। ये जो मैंडलीफ की सारणी में हमने 8 देखे थे, अब ये बढ़ गए, सारणी बड़ी हो चुकी है, 18 समूह हो गए या वर्ग हो गए। इसी प्रकार यदि हम आवर्त की बात करेंगे बच्चों, तो ये जो आवर्त है, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7। इस प्रकार से बच्चों 7 आवर्त हैं। लिख लिया होगा आपने, थोड़ा सा मिटा दें इसको।
आप पीपीटी के माध्यम से बच्चों इसको देख सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी को। यह है आपके सामने। ये देखिए जिस प्रकार हमने यहाँ बनाया है, ये देखिए गिनती से आप देखिए 1 2 3 से लेके 12 तक वर्ग और 13 से लेके बच्चों ये 18 तक के खाने इसमें नजर आ रहे हैं। तो ये ऊपर से नीचे जो खाने आते हैं बच्चों, इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। दूसरी बात आप देखिए आवर्त, जहां बाहर की तरफ संख्या लिखी हुई है 1 2 3 से लेके ये 7 तक, ये क्या है? इसमें आड़े खाने हैं बच्चों, मैंडलीफ की सारणी की तरह ही। जैसे मैंडलीफ ने भी इन्हें आवर्त कहा था, 6 आवर्त हमने देखे थे उनकी सारणी में, यहाँ ये आवर्त की संख्या 7 हो गई है। तो यदि हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्तों की संख्या बताइए, तो हम आसानी से ये बता सकते हैं। और यही प्रश्न बच्चों 2015 में पूछा भी गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग की संख्या लिखिए। तो हमें बिना कुछ सोचे समझे आवर्त की संख्या 7 लिख देनी है और वर्ग की संख्या जो है वो 18 हो जाएगी। तो आइए, बात हम कर रहे थे सारणी में, ये जो है बच्चों 7 आवर्त। अब आप देख रहे हैं यहां पर हाइड्रोजन, पहले आवर्त में 2 ही तत्व नजर आते हैं हमें, हाइड्रोजन H से जिसे बताया है, और इधर आप जाएंगे 18वें वर्ग में जो सबसे ऊपर ही ऊपर तत्व लिखा है बच्चों हीलियम, He इसका सिंबल है, प्रतीक है He। ये 2 ही तत्व इस आवर्त में रखे गए हैं। तो चूंकि 2 ही तत्व इसके अंदर है, सबसे छोटा आवर्त है बच्चों, इसीलिए इसे अति लघु आवर्त का नाम दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे आवर्त की। दूसरे आवर्त में Li, लिथियम, बेरिलियम और उसके बाद बोरोन से लेकर ये नियोन तक के तत्व हैं। कुल तत्व 2 इधर और 6 इधर, कुल तत्वों की संख्या हो जाती है इसमें 8। इसे लघु आवर्त कहा गया। इसी प्रकार तीसरे आवर्त में भी देखिए आप सोडियम, Na से लेकर के, आप अपनी किताबों में भी देख सकते हैं, साथ ही साथ सोडियम, मैग्नीशियम, 2 तत्व यहाँ हैं बच्चों पहले दूसरे वर्ग में और तीसरा आवर्त। और इसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो एल्यूमिनियम से लेकर के ऑर्गन तक के तत्व, यानी इधर 6 और उधर 2, इसमें भी 8 तत्व उपस्थित हैं। इसे भी लघु आवर्त कहा जाता है। बात हम अपनी और आगे करेंगे बच्चों, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का।
बार फिर से आपका पीपीटी हम देख रहे थे। पहले आवर्त की बात हो चुकी बच्चों, अति लघु आवर्त इसे हम कहते हैं। उसके बाद दूसरे और तीसरे आवर्त जिसमें तत्वों की संख्या 8 हमें दिखाई दे रही है, इसे हम लघु आवर्त कहते हैं। उसके बाद चौथे, पांचवें, छठे को आप ध्यान दीजिए। इसके अंदर बच्चों दो तो इधर लेफ्ट साइड में जो पहला दूसरा वर्ग है उसमें हमारे दो तत्व उपस्थित हैं, चौथे में भी, पांचवें में भी और छठे वर्ग में भी। ऐसे ही हम 13 से लेकर अगर 18 तक जाते हैं बच्चों तो 6 तत्व हमारे यहाँ उपस्थित हैं। अब बच गई 18 तत्व होने की बात, तो 3 वर्ग से लेकर वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक ये हो गए बच्चों 10 तत्व। तो इस प्रकार चौथे आवर्त, पांचवें आवर्त और छठे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या हो जाती है 18। अब ये थोड़े बड़े हो गए आवर्त, इसीलिए इन्हें हमने अति दीर्घ आवर्त जो है वो कहा है। उसके बाद आप देखिए इसमें यहाँ कुछ आपको ये जगह सी छूटी हुई दिख रही है बच्चों, खाली खाना दिख रहा है छठे आवर्त में। ये देखिए यहाँ ये खाली जगह क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर और 14 तत्व रखे जाने हैं जिन्हें इस सारणी से अलग नीचे स्थान दिया गया। ये आपको LA वाली लाइन जो पूरी दिख रही है बच्चों, इन तत्वों की संख्या है 14। इन्हें कहा गया है लैंथेनाइड तत्व, जिनके बारे में आप और बड़ी कक्षाओं में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर इन तत्वों को 14 तत्वों को यही स्थान दे दिया जाता बच्चों तो यह सारणी जो है वो जो अभी आपको एक स्क्रीन पर दिख रही है वो दिखना संभव नहीं होता, क्योंकि बड़ी हो जाती। इसी प्रकार 7वें आवर्त में आप देखिए, 7वां आवर्त जो है बच्चों उसमें 2 तत्व यहाँ नजर आ रहे हैं, बीच में जगह छूटी हुई नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? क्योंकि लैंथेनम के नीचे देखिए AC वाली जो ये लाइन है उन तत्वों को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। इनकी संख्या भी 14 है और इन्हें भी सारणी से अलग नीचे की तरफ स्थान दिया गया है। शेष तत्व बच्चों रदरफोर्डियम और इस प्रकार आगे ये चल रहे हैं। ये वाला आवर्त अपूर्ण आवर्त है, क्योंकि जितने भी तत्व अब भविष्य में खोजे जाएंगे बच्चों उन्हें यहाँ स्थान दिया जा सकेगा, इसीलिए 7वें आवर्त को अपूर्ण आवर्त कहा जाता है। इस प्रकार पहला आवर्त अति लघु आवर्त, दूसरा और तीसरा लघु आवर्त और चौथा, पांचवा, छठा अति दीर्घ आवर्त और 7वां जो है वो अपूर्ण आवर्त हो जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था तत्वों की हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में की गई है। अब बच्चों इस सारणी की एक खूबी ये है कि एक समूह में आने वाले तत्व, जैसे वर्ग संख्या 1 में जितने तत्व हैं बच्चों उन सबकी संयोजकता 1 ही है। इसी प्रकार वर्ग संख्या 2 में जितने तत्व ये आ रहे हैं ऊपर से नीचे, सबकी संयोजकता का मान 2 ही है। इस प्रकार संयोजकताएं जो है वो निर्धारित कर ली जाती हैं। वर्ग संख्या 1 की 1, वर्ग संख्या 2 की 2 और इसी प्रकार अगर हम इधर आते हैं, यहाँ वर्ग संख्या 13 वाले तत्वों की संख्या 3 और 14 वालों की 4 होती है। उसके बाद 1 से 4 बढ़ जाती है और उसके बाद बच्चों धीरे धीरे 3, 2, 1 और 0 इस प्रकार संयोजकताएं एक आवर्त में परिवर्तित होती हैं, यानी शुरुआत में बढ़ रही हैं और फिर घटती हैं। जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकताओं का मान समान रहता है। क्यों रहता है अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इस प्रकार बच्चों कुछ व्यवस्था ऐसी थी, साथ ही साथ उन्होंने अपनी सारणी में क्या किया, धातुओं को बाईं ओर रखा जबकि अधातुओं को उन्होंने दाईं ओर रखा था। एक जिगजैग लाइन उन्होंने खींची थी जिसके द्वारा उन्होंने इनको अलग किया था, जैसे कुछ इस प्रकार की। ये आपको अपनी सारणी में बच्चों एक जिगजैग लाइन जरूर नजर आ रही है, मोटी काली लाइन। इस लाइन के ऊपर नीचे आने वाले तत्व जो हैं बच्चों वो हमें क्या बताते हैं, उपधातु बताते हैं। जैसे यहां आपकी आ गई है ये बोरोन, इसी प्रकार जो है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये जो है बच्चों ये क्या बताते हैं, उपधातु बताते हैं। इनके इधर वाले तत्व धातु हैं और इनके उधर वाले तत्व अधातु हैं। इस प्रकार की कुछ व्यवस्था हमारी आवर्त सारणी की रही। अब आगे बात करते हैं बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्तियां। तीन गुणों की बात हम करेंगे बच्चों। सबसे पहले संयोजकता, दूसरा हम लेंगे परमाणु आकार,
और तीसरा हम लेंगे धात्विक तथा अधात्विक लक्षण। सबसे पहले बात हम करेंगे बच्चों संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी क्या निर्धारित कर देते हैं? संयोजकता निर्धारित करते हैं। जैसे कि सोडियम की यदि हम बात करते हैं बच्चों, इसका विन्यास है 281। आवर्त सारणी से हमें इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की भी जानकारी मिलती है। जैसे कि पहले आवर्त में जो तत्व हैं बच्चों उसमें पहला कोश भरा जाता है, दूसरे आवर्त में जितने भी तत्व हैं उसमें दूसरा कोश भरा जाता है, तीसरे आवर्त में जितने तत्व हैं उसमें तीसरा कोश भरा जाता है। सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 281 है, चूंकि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों तो इसकी संयोजकता भी क्या है? 1 है। इसी प्रकार मैग्नीशियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 282 होने से इसकी संयोजकता 2 है। अब संयोजकता जो है वो आवर्त और वर्ग में कैसे परिवर्तित होती है बच्चों? अभी हमने आपको बताया एक वर्ग में संयोजकता निश्चित रहती है। ऊपर से नीचे इस तत्वों की सबकी संयोजकता 1 पाई जाएगी, इन सारे तत्वों की संयोजकता 2 पाई जाएगी। इसी प्रकार यदि हम 16वें वर्ग की देखें तो -2 पाई जाएगी, 17वें वर्ग की देखें तो -1 पाई जाएगी, 18वें वर्ग की देखेंगे तो 0 पाई जाएगी। लेकिन आवर्त में क्या होता है बच्चों? अगर हम दूसरे तीसरे आवर्त की बात करते हैं तो हम देखते हैं पहले 1 से लेके 4 तक संयोजकता जो है वो बढ़ती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे 3, 2, 1 और 0 तक पहुंच जाती है। तो पहले संयोजकता बढ़ती है और फिर बाद में घटती है। दूसरी बात लेते हैं बच्चों परमाणु का आकार। परमाणु का आकार क्या है? एक वर्ग में और एक आवर्त में। एक वर्ग में बच्चों जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तो हमने आपको बताया पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, इस प्रकार भरा जाता है। यानी कोशों की संख्या, कोश आप समझ रहे हैं, ये नाभिक, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश। तो जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं कोशों की संख्या बढ़ रही है बच्चों, इसीलिए परमाणु का आकार एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कोशों की संख्या बढ़ने के कारण। लेकिन बच्चों जब हम एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो हम देखते हैं कोश वही रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों उन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। जब नाभिक उनको खींच के अच्छी तरह रखेगा, पकड़ के रखेगा, तो उनका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार एक आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण आकार घटता है एक आवर्त में। बाएं से दाएं जाने पर आकार जो है वो कम होता जाता है। धात्विक और अधात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण क्या है बच्चों? कोई भी तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है वो हमें उसका धात्विक लक्षण प्रदर्शित करता है, और अधातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो तत्व हैं जब आकार इनका बच्चों बढ़ता जाता है तो इनका बाह्यतम कोश दूर हो जाता है। बाह्यतम कोश जब दूर हो गया तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए ऊपर से नीचे जाने पर एक वर्ग में धात्विक लक्षण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? आकार बढ़ने के कारण। और वहीं एक आवर्त में अधात्विक लक्षण बढ़ता है। बाईं तरफ के तत्व इसीलिए धातु और दाईं तरफ के तत्व इसीलिए क्या है? अधातु है।
तो वापस से आप सुन लें, संयोजकता जो है बच्चों एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निश्चित रहती है, जबकि एक आवर्त में संयोजकता का मान जो है वो परिवर्तनशील रहता है। परमाणु आकार की बात यदि करें तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर एक वर्ग में आकार जो है वो बढ़ता है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ रही है। तीसरा, धात्विक और अधात्विक लक्षण। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है बच्चों, एक गुण दूसरे गुण से जुड़ा हुआ है, आकार बढ़ता है तो बाह्यतम कोश दूर हो रहा है, इसलिए नाभिक से उसकी पकड़, जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उसकी पकड़ ढीली, तो बड़ा आकार है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ेगा, जबकि अधात्विक लक्षण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। इतनी बात हो जाती है बच्चों आपकी आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित। अब हमें लेने हैं इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न, ताकि उसी के साथ आज हम अपना ये अध्याय 5 समाप्त कर सकें। लेते हैं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न। सबसे पहले लेते हैं बच्चों 2016 का ये प्रश्न, क्लोरीन समस्थानिकों के परमाणु भार लिखिए। और उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37। साथ ही साथ आपको उत्तर भी बता दिया है। दूसरा प्रश्न जो 2015 में आया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी के, ये इसका उत्तर है बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्ग की संख्या बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 18 वर्ग तथा 7 आवर्त। थोड़ा सा आप फुर्ती से लिखिएगा। 2015 का ही एक और प्रश्न है बच्चों, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। और किसमें पूछा गया है बच्चों, परमाणु आकार, दूसरा पूछा गया था धात्विक गुण, और तीसरा पूछा गया था संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये तीनों ही गुण हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। चौथा प्रश्न, दो 2014 का ये प्रश्न आपके सामने, सोडियम, क्लोरीन तथा सिलिकॉन में उपधातु कौन सी है। अभी आवर्त सारणी से देखने से आपको पता चला होगा बच्चों, इसका उत्तर है सिलिकॉन, क्योंकि सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, तो इसका सही उत्तर है सिलिकॉन। 2014 का ही एक और प्रश्न, 3 हिस्से थे इसके। समस्थानिक किसे कहते हैं। दूसरा पूछा गया है इसका बाह्य पार्ट, किन्हीं 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। और इसी का ही तीसरा हिस्सा है बच्चों, एक
तत्व का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 282 है, इसकी वर्ग संख्या तथा संयोजकता बताइए। इस प्रश्न का उत्तर करते समय बच्चों समस्थानिक की परिभाषा हमने देनी है। कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं आप। एक ही तत्व के ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु, दोबारा सुने, एक ही तत्व के ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु, जैसे आपने ऊपर बात की है क्लोरीन तत्व है दोनों में, तो ऐसे भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। दो उत्कृष्ट गैसों के नाम आपसे पूछे गए हैं, इसका उत्तर आप कर सकते हैं हीलियम और नियोन। एक तत्व का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 282, तो इसकी वर्ग संख्या भी बच्चों 2 ही होगी, क्योंकि आप देखिए 2 और 8 10 और 2 12, 12 का ये कुल इसका परमाणु संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। पहले में हमने आपको बताए थे 2 तत्व आते हैं, दूसरे के अंदर 8 आते हैं, तो 2 तो तत्व पहले आवर्त में आ गए, दूसरे आवर्त में 8, कुल कितने हो गए? 2 और 8 10, और इसके पास 2 और हैं, तो ये क्या आ जाएगा? दूसरे वर्ग में आएगा। इसकी वर्ग संख्या कितनी हो गई? 2, और वर्ग संख्या 2 में आने वाले तत्वों की संयोजकता हमें पता ही है कितनी होती है? 2। ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों एक लास्ट प्रश्न 2013 का ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, मैंडलीफ व आधुनिक आवर्त सारणी की तुलना कीजिए। दोनों सारणियों की तुलना पूछी गई थी बच्चों, किस आधार पर? वर्गों के आधार पर। दूसरा पूछा गया था इसमें वर्गीकरण के आधार पर, और तीसरा पूछा गया था तत्वों के गुणों के आधार पर। तत्वों के गुणों के आधार पर। मैंडलीफ की आवर्त सारणी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखी है बच्चों। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो हमने डिस्कस कर ली, उसके आधार पर आप वर्गों की संख्या दोनों में बता सकते हैं। मैंडलीफ की आवर्त सारणी में जहां 8 वर्ग थे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या बढ़कर के 18 है। वर्गीकरण का आधार मैंडलीफ ने जहां परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाया था, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को आधार बनाया गया है। तत्वों के गुणों के आधार पर मैंडलीफ की आवर्त सारणी जो है उससे हमें संयोजकता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, जबकि इन सब बातों के बारे में जानकारी हमारा आधुनिक आवर्त सारणी दे देता है। आशा है उतार लिए होंगे आपने बच्चों सारे प्रश्न। लिख लें, आपको 1 मिनट और दिया जा रहा है। इसी के साथ जो है आपका ये वाला चैप्टर यहीं खत्म हो गया है बच्चों। अगली क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे, लेंगे हम नया अध्याय, अध्याय 6, आपका जैव प्रक्रम, बायो का पार्ट है, जीव विज्ञान का पार्ट है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।